हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास अक्सर जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने पार्ट वन को डिस्कस कर लिया दोस्तों। वहाँ पर आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं पार्ट वन को। आज हम पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट टू है और पार्ट वन में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और पार्ट टू में भी हम 30 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए फटाफट चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या फिर बिहारी मल? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। कौन? टोडरमल। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चित्तौड़, बी है पुणे, सी है पुरंदर, डी है तोरण। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि के द्वारा। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था शिवाजी ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दिल्ली, सी है दौलताबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला जब बाग नरसंहार हुआ था उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है रिपेन, सी है कर्जन, डी है चेम्सफोर्ड। बताइए कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय की बात करें दोस्तों तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेम्सफोर्ड उस समय पर वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ है? तो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कलकत्ता, सी है लाहौर, डी है मद्रास। तो कांग्रेस का 1929 का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर का अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु? बताइए, हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरिहर द्वितीय, बी है देवराय प्रथम, सी है देवराय द्वितीय, डी है मल्लिकार्जुन। तो किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए है गुरु रामदास, बी है गुरु नानक, सी है गुरु राम सिंह, डी है गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन की बात करें तो दोस्तों इसको किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरु राम सिंह ने ही कूका आंदोलन को संगठित किया था।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है। लो जी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है बताइए। मत्स्य है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है या फिर वायु पुराण है। प्राचीनतम पुराण की बात करें दोस्तों तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीनतम पुराण है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। अच्छा, टोटल कितने पुराण है? तो टोटल 18 है। ठीक है, 18 है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ना, वो किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में इसको पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहा। हुमायूं के, दारा सिकोह के, बहादुर शाह जफर के या फिर अकबर के। तो फैजी की बात करें दोस्तों तो फैजी किसके दरबार में रहा था। फैजी अकबर के। किसके? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकबर के दरबार में फैजी रहता था। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जाइयों ने, उजबेगों ने या फिर अफगानियों ने। बताइए जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर विलियम बेंटिक। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था कौन था। गोद प्रथा पर, ठीक है, गोद प्रथा पर बात करें तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम चाहे वो यूपीपी हो, ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, बिहार 3.0, ठीक है, बिहार 3.0 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस एनीवन कोई भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सब सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण क्लास है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अवॉइड मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम था। रामकृष्ण परमहंस के जन्म का क्या नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय, गौरांग महाप्रभु, नरेंद्र नाथ दत्त या फिर निमाई पंडित। रामकृष्ण मिशन का जन्म के नाम क्या था। इनके जन्म का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था। गदाधर चट्टोपाध्याय ये रामकृष्ण परमहंस के जन्म का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के या फिर अकबर के। कृष्णदेव राय की बात करें, कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। किसके। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो बाबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे। मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या फिर चांद बीबी से। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, बताइए किससे थे। वो थे जीजाबाई से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवाजी जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दासबोध के रचनाकार थे। दासबोध के रचनाकार कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन थे। दासबोध के रचनाकार की बात करें तो वो थे समर्थ रामदास। कौन थे। समर्थ रामदास जी ये दासबोध के रचनाकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए है बृहत कथा, बी है बुद्धचरित, सी है लीलहवे, डी है सतसई। तो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहत कथा की। किसकी। बृहत कथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक ही द्वीप पर निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या फिर मुंबई है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेसिंगटन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए वो कौन सा अधिनियम था जिसमें वारेन हेसिंगटन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1793 का चार्टर एक्ट, सी है 1813 का चार्टर एक्ट और डी है 1833 का चार्टर एक्ट। बताइए किस अधिनियम के तहत वारेन हेसिंगटन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी थे। बताइए धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या फिर हर्ष के समय जो एक प्रसिद्ध नाटककार हैं, अशोक के राजदरबार में संगीतज्ञ। बताइए धन्वंतरी कौन थे? तो बात करते हैं धन्वंतरी के बारे में। तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्न में से एक थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी जी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल की बात करें तो वो नदियाँ हैं जिसको नवद्वीप भी बोलते हैं, तलवंडी है, निम्बापुर है या फिर मगहर है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल की बात करें तो वो है नवद्वीप। कहाँ पर है? नवद्वीप। इसी को नदियाँ या फिर नवद्वीप भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए है सैयद वंश, बी है लोदी वंश, सी है तुगलक वंश, डी है खिलजी वंश। बताइए कौन से वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोदी वंश। कौन से वंश? लोदी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध था, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था 1194 में, है ना, 1194 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध? बताइए इसमें से कौन सा युद्ध है जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी को लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या फिर वर्धन युग? तो वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग को। किसको? गुप्त युग को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि समरांगण सूत्रधार का विषय है। समरांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र। समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है दोस्तों? तो इसका जो विषय है वो है ऑप्शन ए, स्थापत्य शास्त्र। क्या है? स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः क्या था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ है या फिर प्राकृतिक पूजा और भक्ति है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो मुख्य धर्म था प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रमुखता क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्या था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित करता है? कमल और चपाती, कमल और गदा, कमल और गुलाब, या फिर चपाती और तलवार। तो 1857 की क्रांति तो आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें ये बताया गया था कि 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है वो क्या है? कमल और रोटी। इसी को कहते हैं कमल और चपाती। रोटी को ही चपाती भी बोलते हैं, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि चपाती किसको कहते हैं ना, रोटी को ही चपाती बोलते हैं, तो कमल और रोटी है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था कौन सा था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन पर प्रथम युद्ध, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर भटिंडा पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। बताइए मिहिर कुल का किससे संबंध है? गुप्त से, हुड़ से, कुषाण से, या फिर मौखरी से। गुप्त मिहिर कुल का संबंध किससे है? मिहिर कुल का संबंध बताइए किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुड़ से। किससे है? गुप्त मिहिर कुल का जो संबंध है वो है हुड़ों से है। मिहिर कुल का संबंध किससे है? हुड़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और पार्ट 2 में भी हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और सिलेक्टेड है। तो प्लीज़ एनिमल सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, आपको इस सेशन को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और जो हमने क्वेश्चन को पुटअप किया उसका रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।